हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा बेहद खास माना जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। क्या कुछ इस मुलाकात में खास रहा, देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात में श्रम और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक से जुड़ी बातचीत की। हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री ने विकेंद्रीयता से लागू किया उसमें आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नज़दीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी अरावली के 10,000 एकड़ ज़मीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने एक पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा। और वहीं सीएम ने बताया कि ईएसआई अस्पतालों की योजनाओं और डिस्पेंसरी को लेकर चर्चा की गई। ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज, 5 जो 100 बेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे। सीएम ने कहा कि मुलाकात में ईएसआई अस्पताल में आम नागरिक और सरकारी अस्पतालों में श्रमिक उपचार करा सके, इसे लेकर भी बात की गई। साथ ही सीएम ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में ईएसआई विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU साइन किया जाएगा। श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके, उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के MOU करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ईएसआई अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके। इस नाते से हमने विचार किया है। इसी प्रकार हमारे दोनों क्षेत्रों का जो डाटा है उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ साझा करें ताकि जो श्रमिक हैं उनका डाटा जहाँ श्रम शक्ति मंत्रालय में है या हमारे पास PPP में जो डाटा आया है उसका भी हम आपस में इंटरजेक्ट करके और उसका लाभ ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। आगे सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाया जाएगा। 10,000 एकड़ की जंगल सफारी की सीमा तय कर ली गई है। तो पर्यावरण मंत्रालय के नाते से भी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार आपको मिलेगी। गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने किया है। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने ईयरमार्क कर ली है और कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिज़ाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं एक सफारी का केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बेहद अहम मुलाकात रही। ईएसआई को लेकर चर्चा हुई तो वहीं जंगल सफारी की दिशा में भी मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत हुई। आप आज देखिए जो सांसद हैं वो आप मीटिंग हॉल से यहाँ पर बाहर कर रहे हैं और जो मीटिंग है करीबन 1 घंटे ये मीटिंग चली थी और ख़त्म हो चुकी है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इंटरनेशनल देखो कितना क्रेज़ है उनका। जो बाइडेन साहब अभी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्या कॉमेंट्स दिए, जापान वालों ने क्या कॉमेंट्स दिए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये भी जान छुड़ा सकते हैं। इंडिया में हमारे भारत में जो लोगों को कहा गया था ज़्यादा से ज़्यादा वो वाले क्योंकि कमी रह गई है तो 2 साल हैं अभी। मीटिंग की डिटेल नहीं बता सकते, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग। 8 साल पूरे हो गए सर, बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? 8 साल पूरे हो गए, सबका साथ, सबका विकास, सबका भी विश्वास जीता है।
अगर कोई कमी रहेगी तो 2 साल है। आप मीडिया भी बताएगा, लोग भी बताएंगे, हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। संगठन को लेकर कोई चर्चा हो रही है? उनके जो चुनाव है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जीतेंगे, कहना क्या है। कितनी तैयारी है उसकी? आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो काफ़ी अभी तक से बात कर रहे थे, संगठन की बात करें और जो 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लोगों के बीच जाकर बातचीत करने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है कि लोगों के बीच जाएं, लोगों को समझाने की कोशिश करें। जो केंद्र की योजना है, इन सभी परियोजनाओं को लेकर जो सांसद हैं, विधायक हैं, अब लोगों के बीच जाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, खबरें अभी तक। हरियाणा में बदहाल डिस्पेंसरियों और अन्य चिकित्सा केंद्रों की अब काया पलटने वाली है, क्योंकि अनिल विज इसके लिए एक मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल में अपनी बेहतरीन सेवाओं के लिए भले ही कई इनाम हासिल कर चुका हो, लेकिन अंबाला के पेलखनी गांव में बाशिंदे आज भी मूलभूत चिकित्सा सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। पेलखनी में एक ही डिस्पेंसरी थी जो कि जर्जर होने के बाद बंद कर दी गई। जिस इमारत में कभी डिलीवरी से लेकर खांसी बुखार तक का इलाज होता था, उसी इमारत की छत पर अब पेड़ उग रहे हैं। बंदा जी तो काफी साल से बिल्डिंग खराब है, यहाँ कोई रहता ही नहीं। बन जा जी नमी अच्छा ही है, यहाँ सुविधा हो जगहों की। अभी परेशानी होती है, कहाँ जाती हो आप लोग? एक कैंटीन जहाँ जी सिविल में जाते हैं जी। क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाह जी भी यहाँ से अच्छी सी बन जा बिल्डिंग, भी अस्पताल बन जाए यहाँ से, कि बूढ़े बुजुर्ग यहीं से दवाई ले लें, कि बाहर ना जाना पड़ा, दिक्कत आ बाहर जाने में। तो मेरे ख्याल का ये सन 2084-85 में पड़ी थी ये। उसके बाद थोड़े दिन चली है, इसको 10-12 साल तो बंद हो, 10 साल तो हो गए इसको बंद हुई। हाँ, तो ये तो खंडहर बन गए हैं। यहाँ एक साथ में ये एनिमल हॉस्पिटल है, इसमें भी बस काम चलाओ काम चलता है। एक ये आंगनवाड़ी है इधर पीछे, ये भी ऐसे ही है। और यहाँ तो ये देख लो इसकी हालत क्या है, बहुत ही ख़राब है। यहाँ के बुजुर्गों को अगर किसी की डिलीवरी हो तो किसी को एम्बुलेंस को पता करो, वहाँ पतरेडी से आएगी, यहाँ कुछ नहीं है। खंडर बनी डिस्पेंसरी बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी गांव के बड़े बुजुर्गों को हो रही है, जिन्हें छोटी छोटी बीमारी के लिए कई किलोमीटर दूर अंबाला छावनी जाना पड़ता है। गांव के बुजुर्गों की सरकार से मांग है कि उनके गांव की इस डिस्पेंसरी का फिर से निर्माण करवाया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यही है जी, हमने दवाई लेने बाहर जाना पड़ा, मानो डॉक्टर चाहिए ना, क्यों जाना पड़ा? बुजुर्ग आदमी मर सांस चढ़ा 1 किलो नहीं हम चल सकते, और जाना पड़ गया मानो 16 किलोमीटर सवारी में हम न जा सका, तो बोलो हम क्या करेंगे? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? डॉक्टर बनना जी, हम ये बिल्डिंग बन जाए। ये तो काफी दिन हो गए जी बंद नू। हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, भी पता भी फलाने टाइम पर फलाने उसमें हो गया, बस हम तो जाना बहुत टाइम हो गया बंद पड़ गया। दिक्कत तो यार अभी कोई भी काम हमारा यहाँ होता नहीं है, इतनी दूर पर तेरेडी जाओ या फिर कैंट जाओ, फिर समलेडी जाओ, एक जा काम जो उरी हो जा वो अच्छा के दूसरी जगह जाओ वो अच्छा। चाहते अभी हमारा बढ़ना चाहिए। वहीं गांव वालों की परेशानी को जब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक पहुंचाया गया तो विज ने कहा, मैं पूरे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूं, जिससे पता लग सके कि कहां पर किस स्तर की मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। विज ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, कई जगह पर ऐसी कठिनाइयां हैं, इसीलिए मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूं कि कहां पर किस किस स्तर की मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है। अभी डिमांड बेस्ड डिस्पेंसरियां या अस्पताल खुले हुए हैं, मैं नीड बेस्ड डिस्पेंसरियां या अस्पताल खोलना चाहता हूं, और उसके लिए टेंडर शायद फ्लोट हो चुका होगा। तो कहां पर पीएससी खोलनी है, कहां सीएससी खोलनी है, कहां 100 बेड का अस्पताल खोलना है, कहां 200 बेड का अस्पताल खोलना है, कहां पर आईसीयू होना चाहिए, कहां पर कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कहां पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कहां पर कितनी नर्सेज होनी चाहिए, ये सारे के लिए हम एजेंसी हायर कर रहे हैं।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की यह योजना अगर धरातल पर सफल रही तो हरियाणा में चिकित्सा सेवाओं को 4 चांद लग जाएंगे और हर आम और खास आदमी को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने अपने सिरसा निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने 29 मई को सिरसा के ऊना में हो रही प्रगति रैली के लिए भी निमंत्रण दिया। मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया कि सिरसा की रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में 60,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 29 मई की इस रैली में सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले को कई सौगातें देंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। रणजीत सिंह ने कहा, कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा, एक ही परिवार के 3 लोगों की विचारधारा अलग अलग है। प्रियंका गांधी कुछ और कहती हैं, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं और सोनिया गांधी कुछ और। कांग्रेस के नेता हमेशा सशुपेश में रहे हैं। निर्णय न लेने की वजह से कांग्रेस लगातार फेल हो रही है। इसके अलावा मंत्री रणजीत सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं की सूची पर रोक लगाए जाने के फैसले पर भी तंज कसा। कांग्रेस हमेशा सशुपेश में रही, वो कभी निर्णय ले नहीं सके और इंडिसिसिव है और वो इसी बात से फेल होते हैं। परिवार है, 3-4 घर के मेंबर हैं। प्रियंका जी किसी की सपोर्ट कर देंगे, हुड्डा साहब वो राहुल गांधी किसी के कर देंगे, सोनिया जी किसी के कहने से कर देंगे, फिर बीच में कुछ और लोग आ जाते हैं। कांग्रेस के हमेशा ऐसे निर्णय हुए हैं, अपने गलत निर्णयों से कांग्रेस लोग कहते हैं ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन। तो कांग्रेस अपने एक्शन से गिर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए रणजीत सिंह ने कहा, अभी तक तो आम आदमी पार्टी कहीं भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई है। देखिए, आप आम आदमी पार्टी पे कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बस ये सपना ही है ना। करने में लोगों में जाएंगे तब पता लगेगा। अब तक तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज हुई नहीं। अब वो प्रयास करेंगे तो आगे लोग तय करेंगे ना। बाकी हरियाणा का तो मैं नहीं कह सकता, पर सिरसा में हम 3 सीट जीतेंगे। कोई भी है सामने, मैं मानता नहीं कोई विपक्ष है। कांग्रेस की स्थिति खराब है, कोई पार्टी है ही नहीं शहर में। मंत्री रंजीत सिंह ने निकाय चुनावों में सिरसा जिले के 3 हलकों में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी निकाय चुनावों में क्या कमाल कर पाती है। साल 2010 की बाढ़ किसे याद ना होगी। इस बाढ़ में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और खास तौर पर बात अगर यमुनानगर के हत्तीकुंड बैराज की जाए तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यमुनानगर में हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड सीमा पर स्थित हथिनीकुंड बैराज का निर्माण 9 जुलाई 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। ये बैराज रिकॉर्ड 3 साल में तैयार करवाया गया था। 1999 के बाद लगातार आने वाली बाढ़ से इस बैराज का रिवर बेड लगातार नीचे जा रहा है। साल 2010 में आई बाढ़ से इस बैराज के नीचे ताजेवाला का स्ट्रक्चर बह गया था। इसके बाद बैराज का बेड और नीचे चला गया। 1999 में जब इस बैराज का निर्माण हुआ था, उस समय इसका रिवर बेड 329 मीटर पर था, जबकि इस समय ये 14 मीटर नीचे यानी कि 310 मीटर पर है। अगर ये 4 मीटर और नीचे आ जाता है तो बैराज को खतरा पैदा हो जाएगा। अब बैराज में 550 मीटर नीचे एक सबमर्सिबल वेयर बनाया जाएगा। इसे सेंट्रल वाटर कमीशन डिजाइन कर रहा है। जैसे ही ये डिजाइन तैयार हो जाएगा, सिंचाई विभाग इस पर काम शुरू कर देगा। आने वाले दिनों में मॉनसून सीजन भी शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद बैराज को बचाने का काम अगले साल ही शुरू हो पाएगा। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि अगले 2 महीने में सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद अगले सीजन से पहले ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बारे में विभाग पूरी तरह सिंसियर है और पिछले 1 साल से लगातार 1-1.5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे। हमने ये क्योंकि हथिनीकुंड बैराज सेंट्रल वाटर कमीशन ने डिज़ाइन किया था, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के पास हम इस समस्या को लेकर गए थे। भाई जो हमारा रिवर बेड है जो कि 329 के लेवल पे था जब हथिनीकुंड बैराज बना था, पर जब से ताजेवाला 2010 के अंदर ताजेवाला स्ट्रक्चर वॉश आउट हुआ था तो रिवर बेड उसके बाद बड़ी तेज़ी से डाउन हुआ है। यानी कि आज के दिन रिवर बेड हमारा 315 के लेवल पे आ गया, 14 मीटर नीचे। और जो बैराज है, बैराज की कर्टेन वाल है, कट ऑफ वाल है, उसका लेवल 310 है। यदि 4 मीटर और डाउन हमारा रिवर बेड चला जाता है तो बैराज को खतरा पैदा हो जाएगा।
बैराज का रिवर बेड तेजी से नीचे आने के कारणों को लेकर आरएस मित्तल का कहना है कि जब यमुना में पानी आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसमें बड़े बड़े पत्थर बहकर भी आते हैं जो रिवर बेड को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह साल 2010 और 2019 में हैवी फ्लड आने से बैराज की सुरक्षा में लगाए गए बड़े बड़े ब्लॉक बह गए थे, जिससे बैराज को नुकसान पहुँचा। इस समस्या को देखते हुए पहले ही हम CWC पे इसके लिए गए थे। CWC ने इसकी एक मॉडल स्टडी के लिए CWPRS पुणे को रेफर किया। वो स्टडी होकर CWPRS पुणे से रिपोर्ट आ गई है और इन सभी के साथ एक मीटिंग डिपार्टमेंट की हुई थी। हमारे चीफ इंजीनियर भी थे उसमें, हमारे एडवाइजर साहब भी थे। तो फिर एक ये डिसाइड हुआ भी इसको आगे बचाने के लिए, फर्दर इसका लॉस होने से, हम हथनीकुंड बैराज से 500-550 मीटर नीचे एक सबमर्सिबल वियर रोड बनाएंगे, जिसके लिए अब CWPRS पुणे की मॉडल स्टडी की रिपोर्ट आ गई है और CWC उसको अब डिजाइन कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि CWC हमें वो रिपोर्ट 1-2 महीने के अंदर दे देंगे। जैसे ही वो रिपोर्ट देंगे हम इसका टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले साल फ्लड सीजन शुरू होने से पहले हम इस काम को करा पाएंगे। अब सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही हथनीकुंड बैराज पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द काम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मॉनसून बस दस्तक देने ही वाला है। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। रेवाड़ी के बावल कस्बे में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप बावल में हुई वारदात से लगा सकते हैं। औद्योगिक कस्बे बावल के सर छोटू राम चौक के पास मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने एक दुकानदार पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। बदमाशों ने व्यापारी को धमकी देते हुए 50 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और वहां से फरार हो गए। व्यापारी पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की घटना के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। उनका केबिन के अंदर आने का रास्ता कहाँ से है? मैंने कहा नहीं, बताओ क्या काम है। तो बोले बात करनी है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं बात करनी है, उस टाइम के ऊपर मैंने कहा हाँ बताइए। तो चेयर आगे करके उन्होंने कहा कि हमें अनिल और संदीप गुजर खेड़ा मुरार ने भेजा है। मैंने कहा बताओ। तो मुझे लगा कुछ कस्टमर को मटेरियल लेना है, हो सकता है वो क्रेडिट पे उधार में लेना चाह रहा हो। तो तब तक मतलब बट माइंड ने कुछ ऐसा कहा कि ये गलत लग रहा है। वो देखते हुए जैसे ही उन्होंने फिर चेयर आगे करी और मुझसे बोला अनिल, रिपीट उन्होंने बोला कि अनिल और संदीप गुजर खेड़ा मुरार ने हमें भेजा है और 50 करोड़ चाहिए। दुकान पर आए एक युवक ने दुकानदार को मोबाइल देते हुए किसी से बात करने के लिए कहा। दुकानदार ने बात करने से इनकार किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। दुकानदार गोली लगने से बाल बाल बचा और दुकान में लगा शीशा टूट गया। अब आप सोच सकते हैं कि शहर में बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। उनकी 50 करोड़ की बात सुन के हंसी आई मुझे। मैं अपना मोबाइल निकालने लगा वीडियोग्राफी के लिए, तो तुरंत वो खड़े हुए सीट से और उसने अपनी बेल्ट के नीचे से देसी कट्टा निकाला। मेरा जो एम्प्लॉय खड़ा हुआ था उसको गन पॉइंट पे बाहर लिया और उसके बाद बाहर से उसने थोड़ा मेरे ऊपर ओपन उसने गन फायर किया। जो गन फायर उसने किया वो मुझे हिट नहीं हुआ, उसको ये नहीं मालूम कि टफन ग्लास लगे हुए हैं। वो टफन ग्लास को तोड़ा उस गन फायर ने और जो गोली थी वो मेरे साइड से निकल के गई, ऐसा महसूस हुआ। पुलिस ने तफ्तीश की तो उनको यहाँ पर वो छर्रा या जो भी बोलते हैं वो मिला भी। राहुल के भाई ने बताया कि तीनों युवक 50 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी देकर गए। सूचना के बाद बावल थाना SHO विद्यासागर मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रोहतक में 2 दिन से चल रही नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। 19 जून से प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में लगी आचार संहिता के मद्देनजर स्टेट कमेटी ने यह फैसला लिया। कौशल रोजगार निगम समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है, लेकिन अब इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। दरअसल ये फैसला प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के चलते लिया गया, लेकिन ये हड़ताल राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी की ओर से सिर्फ 22 जून तक ही स्थगित की गई। इसके बाद फिर सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। जो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए इस पेन डाउन कूल डाउन हड़ताल को
22 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब हड़ताल स्थगित कर एक बार फिर सफाई कर्मी अपने काम पर लौटेंगे। ऐसे में नगर पालिका संघ के प्रदेश प्रधान नरेश शास्त्री ने चेतावनी दी कि अगर काम पर लौटने वाले कर्मचारियों को निगम, नगर पालिका या अग्निशमन का कोई भी अधिकारी रोकने की कोशिश करेगा तो उसका नगर पालिका संघ विरोध किया जाएगा। हमारे सभी कर्मचारी अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे, लेकिन यदि किसी फायर के अधिकारी ने या नगर निगम के पालिका के परिषद के अधिकारी ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लेने से इनकार किया या उसको हड़ताल में शामिल होने की वजह से परेशान करने का काम किया, तो इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध करेगा और सड़कों पर उतरेगा तुरंत प्रभाव से। बहरहाल सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वो सरकार तक इस दौरान अपनी मांगों को अन्य माध्यमों से पहुंचाते रहेंगे और 22 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। पानीपत में एक युवती की जिद ने उस युवती की ही जान ले ली। इस युवती ने कार चलाने की जिद की थी, जिसके बाद संतुलन बिगड़ा और कार सीधे नहर में जा गिरी और एक बड़ा हादसा हो गया। कभी कभी इंसान अपनी जिद के चलते अपनी ही नहीं दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। ऐसा ही एक मामला पानीपत से सामने आया, जहां एक लड़की को अपने दोस्तों की बात ना मानना और एक छोटी सी जिद करना इतना महंगा पड़ गया कि उसने अपनी जिंदगी से ही हाथ धो दिया। सोनपुर से लाल बत्ती की ओर दिल्ली पैलर नहर में बड़ा हादसा हो गया। कार नहर में गिर गई, जिससे एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लड़कियां और एक लड़का सवार था। तभी कार में सवार एक लड़की ने कार चलाने की जिद की। लड़की को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसीलिए जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठी तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार नहर में गिर गई। कार को नहर में गिरता देख स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने आनन फानन में रस्सी से चेन बनाकर रेस्क्यू शुरू किया। वहीं इस दौरान एक युवती और एक युवक को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती नहीं निकल पाई। सूचना मिलने पर पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलराज मौके पर पहुंचे। उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली पैलर नहर में रेड कलर की वर्ना गाड़ी गिर गई है, जिस संबंध में मौके पे गए थे। 2 लड़कियां थीं, जिसमें एक लड़का था। उनको काफ़ी बचाने का प्रयास किया, जो काफ़ी प्रयास के बाद लड़की रिद्धि का निधन हो गया। काफ़ी प्रयास किया गया, बचाने की कोशिश भी की गई। मैं नेवी मोटी टेक्नीशियन रहा हूँ, तो मेडिकल का वो था, मैंने CPR देने की भी मौके पे काफ़ी कोशिश की कि लड़की रिस्टोर हो जाए, लेकिन वो नहीं बचा पाई। बड़ा खेद है हमें इस चीज़ का, और पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया। मौके पर जाकर सरकारी गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल में गैलेक्सी नज़दीक से हॉस्पिटल को उसमें लेके गए, तो वहाँ पे उसको ब्रॉट इन डेड डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। पानीपत में इस हादसे ने साबित कर दिया है, अगर गाड़ी लापरवाही और मजाक में चलाएंगे तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कौशल रोजगार निगम समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका का सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अलग अलग जगहों में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कौशल रोजगार निगम को भंग करने के विरोध में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर सफाई कर्मचारी शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका असर सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। जी हां, चरखी दादरी से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अनेक मांगों को लेकर जहां नगर परिषद के कर्मचारियों ने टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल शुरू की, वहीं हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। दादरी शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। सफाई न होने से बारिश होने के चलते हालात और भी बुरे हो गए हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने दूसरे विभागों के कर्मचारियों का समर्थन लेकर अनिश्चितकालीन का अल्टीमेटम दे दिया है। आज भी हम टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल पे हैं 24 तारीख को, और उससे पहले भी हमने सरकार को चेतावनी देने के लिए हमने प्रदर्शन किए थे। मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया था, झाड़ू प्रदर्शन भी किया था, और 17 और 18 को हमने भूख हड़ताल भी की थी। अगर आज सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, 25 तारीख को हम इस आंदोलन को लंबा लेके जाएंगे, अनिश्चितकाल में करेंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो। वहीं रेवाड़ी में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर परिषद गेट के बाहर दूसरे दिन भी नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर रहे। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों के समाधान को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बार बार सरकार को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। ऐसे में अब प्रदेश स्तरीय कमेटी का जो फैसला होगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश स्तरीय कमेटी का जो फैसला होगा उसके आधार पर कर्मचारी संघ अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे। देखना यही होगा कि इस सरकार का कोई फैसला सामने आता है या सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बड़े प्रदर्शन के रूप लेगी।